तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ोकिंग अपना स्वॉर्ड पवेलियन से वापस लौट रहा था और अपना जो इसने एक पवेलियन बनाया था स्वॉर्ड से या जो भी, उधर की तरफ जा रहा था। लेकिन किंगक्यू बीच में से दिखाई देती है तो ये भी अपना चौकस था। लेकिन किंगक्यू को ज़्यादा डाउट नहीं होता है, ज़्यादा डाउट होता है उसकी जो स्पिरिट वेपन की ऑटोमेशन थे उसको कि ये हमें क्यों फॉलो कर रहा है। और किंगक्यू इस दौरान इस स्पिरिट को शांत कराती है अब आके। और किंगक्यू समझ जाती है कि दोनों क्यों एक ही तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो जो इसकी स्पिरिट इतना चिल्लाते रहती ना तो ये गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ये कहती ऐसा करूँ क्या मैं कि तुमको ही मैं म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन में एंड कर दूं। तो फिर जाकर के ये जो स्पिरिट थी वेपन की वो शांत हो जाती है। तो फिलहाल जू और किंगक्यू दोनों स्वॉर्ड पवेलियन पहुंचते हैं एक के बाद एक, लेकिन दोनों के बीच में दूरी थी 3000 मीटर के आराम से। और यहाँ पर भाई और भी बहुत सारे स्वॉर्ड सेजेस थे, मतलब उन्होंने भी अपना पवेलियन यहीं बिल्ड कर लिया था। किंगक्यू भी वैसी ही थी थोड़ी ना, एंटी सोशल, मतलब ज्यादा लोगों में नहीं रहना चाहती। जू ने भी वही किया था, इसलिए बाद में बिल्ड किया था अपना इसने पवेलियन। फिर भी लोग यहाँ पर भी आ चुके थे। तो फिलहाल जू अपने स्वॉर्ड पवेलियन में एंटर कर जाता है, सेफ्टी वेफ्टी चेक करता है और फिर कल्टीवेशन में बैठ जाता है। और जू का जो एम्परर स्वॉर्ड की ऑरा जो बनी थी उसमें 11 रिंग अब तक बन चुके थे, 12वां थोड़ा ब्लर था। वो दिखाता था कि इसका जो एम्परर स्वॉर्ड जिसका इसने एनलाइटनमेंट हासिल किया था वो पावर अप हो रहा है। तो भाई देखो, वीडियोस मैं डाल नहीं रहा था, मुझे मालूम है, मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन मैं जॉब स्विच कर रहा था। अब वो हो चुका है और मैं पुणे बैंगलोर करके थक चुका था। तो अब क्योंकि अब एक जगह सेटल हो चुका हूँ तो वीडियोस में उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी अब आने में, मुझे ऐसा तो लगता है। बाकी देखते हैं। तो कमेंट में यार रोना मत, कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं ज़िंदगी के जो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो देखो ये जो स्वॉर्ड रिंग है ना, जितना आप उसको पावर अप करोगे 30,000 40,000 तक जा सकते हो, उसके ऊपर भी जा सकते हो। और जितने उस तलवार में रिंग्स बनते जाएंगे ना वो उतना पावरफुल होगा। अब से उसके बाद कॉन्ग के बारे में सोचता है तो उसने देखा था ना कि कॉन्ग का के पास दो इंपीरियल टेक्निक्स थे। तो उसका जो गोल्डन ड्रैगन वाला टेक्निक था वो अपने मुंह में कि जो एम्परर स्वॉर्ड था उसको पकड़ा हुआ था, मतलब एक तरह से दोनों फ्यूज हो गए थे। तो भाई उसका पावर लेवल और अलग हो जाएगा। तो जू भी अब क्या करता ना, अपना जो टोटम टैटू था उसको एक्टिवेट करता है गोल्डन क्रो की ओर को। और जू उसके बाद इसका जो एम्परर स्वॉर्ड था उससे अपने सर के ऊपर प्रकट करता है कॉन्शियसनेस से, और एम्परर स्वॉर्ड के चक्कर मारने लगता है इसका गोल्डन क्रो और उसमें मर्ज सा होने लगता है। तो जू को समझ में आता है अच्छा तो ऐसे मतलब इंपीरियल क्लास टेक्निक को आप कंबाइन कर सकते हो, मतलब मिला सकते हो। ये जू का गेस था, अनुमान था, जो भी बोलो। इस दौरान समय गुजरते जाता है, बारिश और इसका समय भी आ चुका था और जू इस दौरान पिल के रिसर्च में लगा हुआ था। वो जो उसने वो पैडिंग कुछ बोलो पेल का जो अपग्रेडेड वर्जन था उसके फिराक में था, उसको अपग्रेड करने के, उसको सीखने के। और जू पिल खा के भी देखता ना जो उसने मिला था गवर्नर का जो पिल था, सही में वो बहुत सही चीज़ था। अब उसके बाद ये निकलता है, अगले दिन की सुबह होती है कि आज मैं फिगर आउट कर लूंगा कि वो जो जेल नंबर है D132 उसका रहस्य क्या है। अगर वो लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो सबको मार दूंगा। अब ऑब्वियसली प्रोसेस रहता है, आप चाहते हो आपके और आप पता ही है तो जेल अपने आप खुल जाता है, मतलब आप पोर्टल में प्रवेश कर जाते हो। फिर ये सीधा बढ़ता है लेवल 35 की तरफ, D132 नंबर जेल नंबर की तरफ। अब जो इस दौरान ओली के पास जाता है, वो जो जेलर दूसरे वाले जेल के हैं, कि सीनियर मुझे कुछ आपसे पूछना है। ओली काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, कि कोई ऐसा है यहाँ पर जेलर जिसने कि पहले D132 में काम किया हो और वो अभी जिंदा हो। तो ओली बोलते हैं हाँ है तो जरूर। चैन बोली करके बंदा था जो कि लास्ट वहाँ पर प्लेस किया गया था 100 साल पहले, 3 साल तक वहाँ पर था वो। उसके बाद उसको लेवल 77 वाले जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ है कि उस जेल में रहने के बाद चैन बोली का जो व्यक्तित्व है ना, पर्सनालिटी, वो बदल गई, वो काफ़ी सनकी हो गया। तुम ऐसे उससे कुछ नहीं पूछ पाओगे, तुम्हें गिफ्ट विफ्ट देना पड़ेगा। मतलब अब तो क्या करता है ना, एक गिफ्ट निकालता है जो ऑगस्ट स्पिरिट नेदर स्पिरिट के घर से इसने चुराया था, टेबल और चेयर वाला। तो वो दिखाता है ये चलेगा। ओली स्माइल करते हैं बिल्कुल चलो मेरे साथ। तो ये लेवल 77 में जाते हैं। वहाँ पर एक ओल्ड मैन मिलते हैं, मस्त एक कॉर्नर में बैठे हुए थे। और उसके बाद ओली बोलते हैं ब्रदर चैन मैं आपको जूकिंग से मिलवाना चाहूँगा। नया बंदा है 132 में असाइन हुआ, D132 में। तो सवाल वाल पूछना चाहता है। और उसके बाद ओली यहाँ से चले जाते हैं। चैन बोली कुछ बोलते नहीं है। उनके जाने के बाद चैन बोली जोकिंग की तरफ देखते हैं। जोकिंग रेस्पेक्ट दिखाता है, वो आइटम देता है। जो फील करता है जो ओल्ड मैन है ना, इनका कल्टीवेशन तगड़ा है। चैन बोली वो फर्नीचर की तरफ देखते हैं जो टेबल कुर्सी था, और वो काफी खुश होते हैं और बोलते हैं तुम क्या जानना चाहते हो कि मरने से कैसे बचना है। बाहर जाने के बाद जो हैरान हो जाता है कि हाँ एग्जैक्टली सीनियर। चैन बोली बोलते हैं तुम्हारे साथ कुछ दुर्भाग्य हुआ होगा जब तुम बाहर निकले होगे पहले दिन। तो जू बोलता है हाँ। चैन बोली के हाथ में उनका डैगर था, डैगर साइड में रखते हैं और वो बोलते तुम्हारे साथ बहुत फास्ट हुआ। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो बाहर जाने के बाद तो करेक्शन डिवीजन से बाहर ही मत निकलो। या दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हारा लाइफ फोर्स बहुत तगड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर बचना मुश्किल होगा। कि 1 महीने से ज़्यादा कोई सर्वाइव नहीं कर पाता है और जिसे हम जान नहीं सकते, क्योंकि एक नाम मेंशन करता है कि उसके बारे में तुम जान नहीं सकते। तो जू पूछते हैं क्या नहीं जान सकते, क्या ये कुछ खास है 132 जेल से आता है या क्या रहस्य है।
तो ये बोलते हैं मुझे भी उतना आइडिया नहीं, लेकिन कुछ तो गहरा रहस्य है कि वहाँ पर जो भी कैदी बंधे हैं ना वो बहुत स्पेशल है। मतलब वो जो पूरा जेल है ना डी 132 वही बहुत बड़ा रहस्य है, या वहाँ पर बैठे लोग बड़े रहस्य हैं। और फिर ये पूछते हैं कि वो जो एक खोपड़ी होगा तुमसे कुछ बोल रहा होगा, क्लाउड ट्रॉल की बातें मत सुनना दूसरे कैदी के बारे में। फिर वो कुछ और रहस्य बताते हैं और उसका बात मत सुनना खोपड़ी का, वो सलाह बहुत देता है लेकिन वो नुकसान ही करता है। फिर वो पेंट वाला बंदा तुम्हें मिला होगा, उस पेंटिंग में तुम्हें 22 लोग दिखे होंगे, सबसे लंबे समय से वही बनते हैं और सबसे कम प्रॉब्लम वही करता है। मैंने उसको कभी बाहर निकलते हुए नहीं देखा, वो हमेशा पेंटिंग में ही रहता है, मतलब वो पेंटिंग के अंदर ही उसकी एक अलग दुनिया है। तो जो बोलता सीनियर फिर तो 23 मेंबर हुए ना, तो चैन भोली बोलते नहीं 22 ही है यार। जू कुछ सोचता है फिर हाँ में सर हिला देता है। जाने से पहले इन्हें कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स भी देकर जाता है। जब जू जाने लगता है तो चैन भोली बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि देखो जोकिंग, जिसको भी डी 132 में असाइन किया गया, पैलेस लॉर्ड का मानना है कि वो लोग इंपॉर्टेंट लोग हैं और एक प्रकार का टेस्ट है ये। वहाँ पर एक बस रहस्य नहीं छिपा हुआ है, वहाँ पर बदनसीबी नहीं है, वहाँ पर एक अच्छा भाग्य भी है शायद। मैं लेकिन कभी उसे ढूंढ नहीं पाया। हाँ लेकिन अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जाओ लेवल 9 में रिक्वेस्ट करो कि तुम्हें ट्रांसफ़र होना है दूसरे जेल में। और वो बोलते हैं मुझे किसी और ने भी जेलर ने बताया था कि तुम्हें जब लगेगा ना कि तुम डी 132 का पूरा रहस्य जान चुके हो, फिर तुम्हें लगेगा कि नहीं तुम्हें बहुत कुछ जानना है अभी भी। जो इन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है जैसे चाइनीज़ ट्रेडिशन में ऐसा हाथ जोड़ के सब मुंडे झुकाते हैं वैसा। अब चैन बोले इसके आगे कुछ नहीं कहते हैं, बस अपनी तलवार की धार को, डैगर की धार को, तलवार बोलना गलत होगा, उसको करते रहते हैं। तो जब आप धार तेज करते हो आवाज़ आती रहती है और ज़ो यहाँ से निकल जाता है। लेवल 57 पे जाता है जहाँ उसका डी ब्लॉक वाला जेल था, डी 132 वाला, और दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है और सबसे पहले आवाज़ वो खोपड़ी का सुनता है जो कि इसको बुलाता है, जेलर जेलर क्या ये तुम हो? कैसा रहा फिर? क्या तुम्हें बदनसीबी ने घेर लिया जब तुम बाहर गए तो? मुझे उस वाले जेल में डाल दो जिसमें क्लाउड ट्रॉल है, पूरे सिचुएशंस को मैं रिजॉल्व कर दूंगा, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। और नहीं मानोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा खत्मा आ चुका है। मुझे मालूम है तुम बहुत गंदा मरोगे नहीं तो। और तुम्हें क्या लगता है तुम पहले हो जो डी 132 जेल में आ रहे हो? तो मुझे जल्दी से क्लाउड ट्रॉल वाले जेल में डाल दो, मैं तुम्हें पूरे रहस्य बता दूंगा यहाँ पर। जो अलग अलग, क्योंकि डी 132 पूरा एक सेल ब्लॉक था, उसमें अलग अलग जेल थे, तो कैदी बंद थे मतलब। तो ये खोपड़ी अपना बकवास करते रहता है, काफ़ी एक्साइटेड था जो उसके पास तक पहुँचता। तो पहले पहले रॉक डेविल वाला जो बंदा था, मतलब जो चट्टान के जैसे दिखता था, उसके पास जाता है और उसके अंदर इस खोपड़ी को उछाल देता है। तो जो चट्टान वाला बंदा था सरप्राइज हो जाता है, वो भी काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन खोपड़ी हैरान हो जाता है और चिल्लाता मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरी मिस्टेक जेलर साहब। मैं बोलता हूँ ये एक श्रापित है, डी 132 पूरा श्रापित जगह है, लेकिन इस श्राप से आप बच सकते हो। मैंने पहले जो भी बोला वो सही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं देख सकता हूँ तुम्हें बार बार मरते हुए, ये कोई ट्रिक नहीं है। जो इग्नोर मारता है। आखिरी जो जहाँ पर कैदी बंद था ना, वो जो पेंटिंग वाला, वहाँ पर जाता है, उसके अंदर ऐसे 23 लोग दिखाई देते हैं। और वो कहता है अपने परछाई से खा जाओ। परछाई के अंदर लालच तो था ही, वो तुरंत ही अपना पैर पसारना शुरू कर देते। पूरा डी 132 जो था सन्नाटे से भर जाता है और खोपड़ी भी अब चीख नहीं रहा था, रॉक डेविल भी अब मूव नहीं करता है, क्राउड जो ट्रॉल था, वो जो बंदा जो कि चबाते रहता है हमेशा, वो भी शांत हो जाता है। वो जो स्केयर क्रो वाला बंदा था, बंदी या जो भी थी, वो भी शांत हो जाती है। लेकिन जो पेंटिंग वाला पेंटफोक गाय था ना, वो ट्रैम्बल करता, जैसे जैसे परछाई करीब बढ़ती है उसकी तरफ। जो परछाई था ना वो पेंटिंग से बस 3 इंच की दूरी पे रह गया था और पेंटिंग ऐसा कांपने लगा था। तभी वहां से एक ओल्ड मैन की आवाज आती है पेंटिंग के अंदर से कि मेरे प्रिय जेलर, पेंटिंग में जो सबसे किनारे में आपको बंदा दिख रहा ना, जो भी, वो मेरी प्रजाति का नहीं है। जू देखता है, वो लोकेशन पे बताता ना, पेंटिंग काफी बड़ी थी, तो बॉटम राइट में, मतलब नीचे सबसे दाएं वाले हिस्से में, उस बंदे की तरफ देखता है जहाँ पर एक लड़का खड़ा था, वो स्माइल कर रहा था। वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा था जो पेंटिंग में थे, लेकिन जब ओल्ड मैन बोलते हैं तो वो बंदा भी हैरान हो जाता है। परछाई उस बंदे की तरफ पड़ती है, तभी एक आवाज आती है, मतलब परछाई था उसको निकलने को दिख रहा था ना, और जू परछाई को पीछे खींच लेता है क्योंकि परछाई उस बंदे को डिवोर कर जाती है, निकल जाती है। लेकिन जैसे ही परछाई पेंटिंग से बाहर निकलती है ना, कुछ आश्चर्यजनक रूप से होता है, परछाई कांपने लगती है। जू ध्यान से देखता है और परछाई चीखना शुरू करती है, एक्सप्लोड कर जाती है, जिसके अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है। पूरे कमरे में ना हंसने की आवाज आती है। सरिया इस दौरान बाहर निकलता बहुत तेजी से, बढ़ता उसकी तरफ, लेकिन वो बंदा गायब हो चुका था। वो लड़का था, छोटा बच्चा जैसा दिख रहा था। ऑब्वियसली भाई परछाई को भी इतना आसानी से तो नहीं मार सकते, परछाई ऐसा छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई थी, फिर धीरे धीरे जुड़ जाती है, लेकिन पहले से बहुत कमजोर हो चुकी थी। और जू की तरफ देखती है थोड़ा घबरा के और बताता है मतलब डेस्टिनी ऑरा निकला था मैंने, बूम, मतलब उसके बाद मैं फट गया। मतलब उसे लग रहा था कहीं जू को ऐसा ना लगे कि मैं काम का नहीं हूँ तो मुझे निपटाई देगा फिर ये। जू सोचता है डेस्टिनी ऑरा, उस तरफ देखता है जहाँ वो लड़का गायब हुआ था। सरिया गोल गोल घूम रहा था, यानी कि पैट्रियार्च, और परछाई को ऐसा वीक देख करके मन ही मन खुश हो रहा था। और
ऐसा लगता है मतलब पैट्रियार्च को यानी कि अपने अपन इनको मास्टर फ्री स्पिरिट बोलते हैं राइट? तो फ्री स्पिरिट को ये लगता है कि कहीं ये बकवास तो नहीं कर रहा है जानबूझ के स्टोरी तो नहीं बना रहा है डेस्टिनी होरा की। वो बोलते हैं कि तुम बुरी आदत सीख रहे हो परछाई मतलब डाँटते हैं और फिर बोलते हैं क्योंकि पैट्रियार्च यानी फ्री स्पिरिट को बहुत सी चीज़ें पता थी ना, बहुत किताब पढ़ते थे कि भाई ये डेस्टिनी होरा बहुत बड़ी चीज़ होती है और मैंने बहुत थोड़े चीज़ें इसके बारे में पढ़ी है। और पैट्रियार्च वैसे भी कि मानना पड़ेगा मास्टर आपको डेस्टिनी होरा मिल सकती है। और जैसे कि परछाई बोल रहा है अगर चीज़ें सही हैं, तो मैं गेस कर सकता हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद जो भी जेलर रहते थे वो मर क्यों जाते थे। मुझे तो लगता है कि मैं अब डी 132 का सीक्रेट थोड़ा बहुत जान चुका हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमने ये भी सुना था ना कि सीज़लिंग काउंटी में एक डेस्टिनी हो रहा है, तो उसका थोड़ा हिस्सा शायद यहाँ पर होगा। कैसे आया वो एक बड़ी बात है। तो जो यहाँ से बाहर निकलता होगा उसको बैकलैश लगता होगा यानी कि कर्स वाली ऑरा लग जाती होगी। जो इस दौरान सोच रहा था डेस्टिनी ऑरा के बारे में इसने कब सुना था? जब इसके मास्टर ने इसे बताया था, जो क्राउन प्रिंस ऑफ वॉयलेट एंड सियान है उनके बारे में कि वो बंदा डेस्टिनी ऑरा के साथ पैदा हुआ था। जो इस दौरान थोड़ा दूरी पर देखता सेल ब्लॉक के राइट साइड में, तो वहाँ पर वो लड़का दिखाई देता है फिर से। जो को ध्यान से देख रहा था। पैट्रियार्च भी उसकी तरफ देखते रहो पढ़ते पढ़ते जैसे, फिर वो गायब हो जाता है। फिर वो कहीं और प्रकट होता है इसी जेल के अंदर में। जू की तरफ ध्यान से देख रहा था। जू समझ रहा था ये बंदा मुझे इतना ध्यान से क्यों देख रहा है और वो कहाँ देख रहा था? जू की कलाई पर देख रहा था, दाई कलाई पर। जू की कलाई तो नॉर्मल ही दिखती थी, लेकिन उसे मालूम था कि वहां पर गोल्डन लाइट है। बहुत पहले इसने देखा था ना जब वो पॉइजन कोर से अपनी ऑरा बना रहा था, पॉइजन कोर को मर्ज कर रहा था, तो ऑरा चमकी थी। उसने देखा था जब पूरा हड्डी उड्डी इसका दिख रहा था। वो पूछता है ये क्या सीन है, बच्चे से पूछता है। डी 132 वाले पूरे शांत थे इस समय। वो जो औरत थे जिसको कि वो कौवे जैसा कुछ खाते रहते थे, वो भी ऐसा जेल का जो लोहा होता है ना वहां पर आके झांक रही थी अब तो। और जो रॉक डेविल था उसके अंदर चट्टान के अंदर आंखें दो बन जाती, वो भी इसी तरफ देख रहा था। बाकी लोगों को जो इग्नोर मार देता और उस बंदे की तरफ देखता है और वो लड़का बस जू की हाथ की तरफ देख रहा था। कंफ्यूज था, ब्लैंक था कि हाँ जू की बात तो सुना था। फाइनली मानो वो कुछ बोलता है लेकिन कोई आवाज नहीं आती, कोई डिवाइन विल से भी वो बात नहीं कर रहा था, बट शायद बात कर रहा था। जू और अचंभित हो जाता है, लड़का और क्यूरियस हो जाता है। वो बात जिससे भी कर रहा था बात कर लेता है, ऐसा कान लगा के ऐसा सुन रहा था, ऐसा हाथ रखता है कान लगा के वो लड़का कि मानो किसी की बात सुन रहा हो। जब पूरा सुन लेता था उसकी आंखों में एक चमक आती है, फिर वो मुंह खोलता है, कुछ बोलता है, फिर वो बात सुनता है किसी की मानो। तो एक एक जवाब उसे मानो चाहिए था जो उसने मिल चुका था। काफी खुश हो जाता है, काफी हाई स्पिरिट में आ जाता है और जू की तरफ देखता है और बोलता है, बोलने वाला था शायद बोल सकते जो भी, फिर गायब सा हो जाता है। इधर हमें मतलब काउंटी कैपिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिला था ना, यहाँ से यहाँ के एक लोकेशन को दिखाया जाता है जो कि शहर से बोल सकते हो अगर आप ट्रैवल करो तो 1 महीने की दूरी पर है और जो नीदर वर्ल्ड प्रीफेक्चर है ना उसके थोड़ा करीब है। वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ थे। उस लोकेशन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर 2 लोग ऐसे चलते हुए जा रहे थे, एक ओल्ड मैन और एक यंग वन यानी एक लड़की। लड़की कोई और नहीं लिंगेर थी यानी वो सांप, और ओल्ड मैन वही जो अपने इन स्पिरिट वाले जो सराय के मालिक थे वो थे। और फिर वो बोल रहे थे कि लिंगेर वो जो वुड स्पिरिट है ना यहाँ आता ही होगा, यहाँ पर तुम्हें अपने विरासत का हिस्सा मिल सकता है लेकिन थोड़ा खतरनाक भी होगा। पहले तुम्हें रेस्ट करना है, अपने स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है, फिर अपने ब्लड लाइन को स्टेबल करना है, फिर ही तुम उस विरासत को ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा लालची मत होना। वो देखते हैं कि लिंगेर इनकी बात पर ध्यान नहीं दे रही, तो वो गुस्सा हो जाते थोड़ा सा कि क्या कर रही हो तुम। तो वो बोलती पापा कि मुझसे एक बंदा बात कर रहा है। सराय के मालिक सरप्राइज हो जाते, कौन लड़का कहाँ है? तो लिंगेर बोलते कुछ नहीं, फिर वो बंदा गायब हो जाता है। फिर वो झूठ बोल देते कि शायद कोई वुड स्पिरिट रहा होगा या जो भी। तो पहली बार वो झूठ बोली थी क्योंकि वो जानती थी कि जू किंग को तो इसके पिताजी पसंद करते नहीं है, तो इसलिए वो झूठ बोल देती है। वो उस लड़के से बात कर चुकी थी। वो बोलती कि हाँ सही है, मैंने ही वो लाइफ एसेंस यानी डेस्टिनी और बिग ब्रो के हाथों में बांधा था। तुम दोनों कहाँ हो? थोड़ी देर बाद जवाब आता है काउंटी कैपिटल। ये सुनकर के लिंगेर और खुश हो जाती। यू मीन तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है? कोई नहीं, मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ लेकिन तुम्हें एक चीज करना पड़ेगा, मेरे बिग ब्रो जू किंग का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़े समय बाद मैं तुम दोनों को ढूंढते हुए आऊंगी। सराय के मालिक काफी सीरियस हो जाते हैं, लिंगेर की तरफ देख रहे थे। तो इस दौरान लिंगेर काफी खुश होकर बोलती चलिए पापा आगे बढ़ते हैं। आज बहुत खुश थी, तो बहुत प्योर थी और सुंदर तो छोड़ी। तो सराय के मालिक और सीरियस हो जाते हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आता क्या चल रहा है कि उनकी बेटी फिर से सपने उपने तो नहीं देख रही है। फिलहाल अपना ओल्ड मैन समझाते रहते हैं अपनी बच्ची को और हाथ में हाथ डाल के जा रहे थे, पूरा ध्यान रखते थे अपनी इस बेटी का, शायद मुंह बोली बेटी या जो भी हो। लड़के आगे जाते जाते काउंटी कैपिटल की तरफ देखते और उसका जो खुशी था ना, चेहरे पर स्माइल था, वो और निखर के आता है। इधर हम वापस आ जाते हैं मतलब करेक्शन डिवीजन डी 132 ब्लॉक में। जू देखता है कि वो बंदा गायब हो चुका था। फिर वो जो जेल वाला हिस्सा था यानी जेल जो था पेंट फोक वाले गाय का, उधर जाता है। अब वो बंदा सामने रहता है जो पेंटिंग वाला ओल्ड मैन था। परछाई की वजह से, परछाई से वो डरा हुआ था और जू को रेस्पेक्ट भी दिखाता है जब उस तरफ पड़ता है कि सर मेरा नाम इंकवैन है।
आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। जो पूछता है वो क्या चीज़ था ओल्ड मैन से। ओल्ड मैन बताते हैं इंकवेल कि वो बंदा डेस्टिनी हो रहा है। और सुनने लगता है ध्यान से, उस तरफ देखता है जहाँ वो बंदा गायब हुआ था। और जब घूरता है इंकवेल को, तो इंकवेल को समझ में आता है ये जेलर बाकी लोगों से अलग है। इंकवेल को नहीं तो किसी से फ़र्क भी नहीं पड़ता था। उनके अपने तरीके थे, वो अपनी दुनिया में व्यस्त रहते थे। लेकिन ज़ोकिंग अलग था, और एक तो उसके पास वो परछाई थी। और फिर वो बोलता है कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट मेरे एक्सॉल्टेड जेलर, मुझे नहीं पता वो डेस्टिनी हो रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे जब यहाँ पर लॉक किया गया ना, तब से वो मैं उसको देख रहा हूँ। वो मेरे पेंटिंग वाली दुनिया में रहता है, इसलिए मैं बाहर भी नहीं आता था। मुझे लगता था कि वो मुझे खाना चाहता है, इसलिए मैंने कभी आपको चेतावनी भी नहीं दी जब आप पहले दिन आए थे। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर दोगे। इंकवेल को मालूम था कि ये जेलर यानी ज़ोकिंग इस पर भरोसा भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अपना पक्ष रख रहा था। और होता भी वही है, ज़ू बिल्कुल भरोसा नहीं करता है। देखो 100% बोल रहा, 10% भी ज़ू मान ले, वही बड़ी बात थी। परछाई इस दौरान एक्साइटेड था कि चलो यार, मैंने कुछ तो काम किया। और परछाई इस दौरान 14वें सेल की तरफ पड़ता है, यहाँ पर वो क्लाउड ट्रोल था। और परछाई की वजह से ना, जहाँ वो महिला भी थी ना, उसके जो स्केरक्रोज थे उनकी भी फट रही थी। और परछाई अब सबके साथ खेल रहा था, मतलब रॉक डेविल को भी कंट्रोल कर ले रहा था, तो उसकी मुन्नी को घुमा रहा था इधर उधर। आपको मालूम है परछाई किसी की भी बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है। अब पेंटिंग में वो जो 20 लोग थे या 21 जो भी थे, वो लोग भी अब स्माइल नहीं कर रहे थे। उनकी फटी पड़ी थी परछाई की वजह से। परछाई उनको लालच के इरादे से देख रहा था, जीभ घुमाते हुए। इस दौरान वो जो लड़का था यानी डेस्टिनी और वाला, वो बीच में प्रकट होता, ज़ू की तरफ देखता, ज़ू के कलाई की तरफ देखता, काफी उत्सुक था। ज़ू के सामने आके बैठ जाता है, ज़ू उसकी तरफ देखता है। ज़ू को समझ में आ जाता है ये जो बंदा है यही सीक्रेट है D-132 का। समय निकलता है इस दौरान, आधे महीने बीत चुके थे। ज़ू को कुछ विचित्र चीजें यहाँ नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन जब भी ज़ू अंदर आता था जेल के, तो यहाँ पर जो कैदी बनते ना, उनकी फट जाती थी। क्योंकि उसके बाद क्या होता था ना, इनके शरीर का एक आध हिस्सा गायब होते रहता था बीच बीच में। हालांकि वो रीग्रो कर जाता था फिर से, लेकिन ये सब जो भी हो रहा था वो परछाई कर रहा था। वो कभी कभी इन्हें काट भी लेता था। वो जो खोपड़ी बातें करते रहता था, अब वो शांत होकर बैठा रहता था। उसका एक ही था, अब वो बोलता था मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और ये जो डेस्टिनी और वाला लड़का था, वो भी ज़ोकिंग का आबादी हो चुका था। उसे मालूम था कि ज़ोकिंग आते रहता था। पैट्रियार्च का कुछ नहीं भला हो रहा था, वो बस परछाई को देखते रहते थे मजा मारते हुए। हालांकि पैट्रियार्च भी उस रॉक टेबल में काफी इंटरेस्टेड थे, और पैट्रियार्च और परछाई का एक एग्रीमेंट सा हो जाता है। तो पैट्रियार्च क्या करते हैं कि ठीक है, ये वाला जो सेल ब्लॉक है ना, इसकी ध्यान मैं रखूंगा, यानी जिसमें वो रॉक टेबल था। परछाई सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था वो पेंटिंग वाले बंदे में। धीरे धीरे पेंटिंग ब्लर होने लगता है। जो अपना अलग कैलकुलेशन कर रहा था कि उसको मालूम था ना कि हर महीने लोगों का कोटा रीसेट हो जाता है। मतलब देखो, 1 महीने के बाद आप और जेल के बंदों को मार सकते हो ना, ऐसा है। और ज़ू मार चुका था जितना मारना था पहले ही दिन आके। ज़ू सोचता है कि D-132 में तो लोग ही नहीं है यार, 13 जो भी लोग है उतने ही है। उसका ये था कि इसके सेल ब्लॉक में और लोग आने चाहिए। इस दौरान इंकवेल इसको बोलते हैं, एक सॉल्टेड जेलर, मेरे पास एक सीक्रेट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बदले में कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस एक काम आप कर सकते हो। अगर आपको लगे कि वो सीक्रेट बहुत तगड़ा है जो मैंने बताया, तो इस परछाई को मेरे से बस दूर कर दो। ज़ू इग्नोर मारता है। इंकवेल का आवाज कांपने लगता है और बोलता है वो फिर से बिना ज़ू के बोले हुए कि एक्सॉल्टेड जेलर, क्या आप जानते हो कि D-132 में कितने लोग लॉक्ड अप है? उसकी फटी पड़ी थी। वो एक बड़ा सीक्रेट बता रहा था ज़ू को। ये सुन करके ज़ू भी कोल्ड लुक देता है और बोलता है 14 लोग तो हैं। शुरू से उसको पता था ना 14 है, क्योंकि पहले दिन आके ज़ू ने यही तो चेक किया। इसको लगता है जानबूझ करके आदमी ऐसा कर रहा है, जानबूझ के दिखा रहा है कि नहीं यहाँ पर और लोग भी हैं। इसका ये रहस्यमयी बना रहा है। ज़ू इस दौरान दूसरी तरफ देख रहा था, देखने ही वाला था। तभी वो कुछ तो फील करता है, कुछ याद आता है उसे। और तभी ये बोलता है इंकवेल कि आपने भी कुछ सेंस किया था ना, आपको सही में लगता है यहाँ पर 14 लोग हैं? क्या आप अपनी मेमोरीज को खंगाल सकते हो? क्या आपको सच में लगता है कि आप D-132 का पूरा रहस्य जान चुके हो? इंकवेल अब मानो धीरे धीरे बोलते बोलते शांत हो जाता है। इंकवेल कुछ मतलब बोल रहा था, ऐसा दिखाना चाह रहा था। अब ज़ू अपना मेमोरी में खंगालता है जब पहले दिन आया था। इसके हिसाब से तो 14 ही लोग थे। पहला क्लाउड ट्रोल था, दूसरा वो औरत थी, तीसरा वो रॉक डेविल, 13वां वो खोपड़ी, और 14वां खुद इंकवेल यानी पेंटिंग। और अपने जेट स्लिप में भी इसने इन्फॉर्मेशन शायद लिखा था, तो 14 ही लिखा था। लेकिन ज़ू को लगता है नहीं यार, मेरी मेमोरीज में कुछ अलग चीज़ है। और वो क्लाउड ट्रॉल वाले ब्लॉक की तरफ जाता है, सेल ब्लॉक की तरफ, और आगे बढ़ना शुरू करता है। फिर से 1 से 14 तक ही पहुंचता है, मतलब 14 ही जेल थे, 14 ही लोग थे। जेल और थे लेकिन लोग तो 14 ही थे। फिर वो पेंटिंग की तरफ देखता है, पैट्रियार्च को मेंटली एक मैसेज भेजता है। तो पैट्रियार्च भी पूरा चक्कर मारते हैं कि उतना ही तो है मास्टर। परछाई भी हर चीज काउंट करता है, 14 ही थे। इंकवेल इस दौरान प्रकट होते हैं कि मैंने आपको ये इसीलिए बताया कि शैडो मुझे खाने वाला था, नहीं तो मैं नहीं बताता। इंकवेल की और फट रही थी कहीं ज़ोकिंग इनसे निपटा ना दे, क्योंकि 14 ही जो गिन रहा था बार बार। तो बोलता मैं आपको सीक्रेट बता ही देता हूँ, ये पूरा जेल जो है हमारा D-132 वो एक ही चीज से डरता है, क्योंकि यहाँ पर एक और कहती है जो कि एक गॉड है। वो बोलता बताओ मुझे। तो ये बोलता मुझे भी उतना श्योरिटी नहीं है। मैंने एक कैदी, एक जेलर को सुना था जो मुझसे भी बोले थे कि करेक्शन डिवीजन बेसिकली एक गॉड के क्लोन के ऊपर बनाया गया है, मतलब उसका एक और सील है यहाँ पर एक हिस्सा, इसीलिए पहले स्लॉट हमेशा यहाँ पर रहते।
और ज़ू सोचता है कि जब वो पहली बार आया था, मतलब जेल जो पूरा एरिया है जेल का, यानी ये डी-132 नहीं, पूरा ये करेक्शन डिवीज़न है, यहाँ पर उसने एक हाउलिंग वाली आवाज़ सुनी थी। उसे लगता है कि यार लेकिन फिर भी ये इंक्वेल जानबूझ कर के चीज़ें थोड़ा-सा रहस्यमयी बना रहा है। शैडो को फिर बुलाता है, शैडो निराश हो जाता है कि यार ये तो मुझे खींच लिए और पैट्रियार्च को भी पीछे खिंचवा लेता है, मतलब जो रॉक टेबल के पास थे। डेस्टिनी वाला लड़का फिर से प्रकट होता है, ज़ू के आस-पास ही रहता था, मानो वो कुछ बस ज़ू के करीब रहता था। इस दौरान कुछ दिन और बीत जाते, चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। ज़ू इस दौरान सोचते रहता था इंकवेल ने जो चीज़ें बोली थी, उसको मतलब दिमाग में चलता था। चाहता भी नहीं था कि सोचूँ बट सोचता था। अब इस एक दिन वो काम से बाहर निकल रहा था अपने जेल से स्वॉर्ड पवेलियन जा रहा था। तो करेक्शन डिवीज़न में एक मतलब बोल सकते हो कि जाना-पहचाना चेहरा देखता है। वो थे सीनियर कॉन्ग ज़ियांग लॉन्ग। जो सीनियर कॉन्ग थे, उनको असाइन किया गया था फील्ड ऑपरेशन वाला डिपार्टमेंट, मतलब क्रिमिनल्स को ट्रैक डाउन वगैरह करना। तो ज़ू देखता है कि वो कॉन्ग फिलहाल किसी जेलर से बात कर रहे थे, जो कि लेवल 9 वाला बंदा था और उनके साथ में मतलब कॉन्ग के साथ में एक बंदी था जिसको इन्होंने पकड़ा था, जो कि साँस कैसे भी बस ले पा रहा था और बंदा तगड़ा था भाई, 7 हेवनली पैलेस वाला वो भी बंदा था जो डुअल फेस था। उसका एक पैर भी गायब था, मतलब किसी ने उखाड़ दिया था। कॉन्ग भी इस दौरान थोड़े इंजर्ड थे। लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। ज़ू को देख कर के काफ़ी खुश हो जाते हैं और बुलाते हैं ज़ू। ज़ू भी जाता है बिग ब्रो कॉन्ग और सैल्यूट मारता है। इधर बहुत सारे जेलर्स को ये तो पता चल चुका था कि ज़ू को डी-132 मिला है, लेकिन अभी तक उसने कभी वो नहीं बोला कि मुझे ट्रांसफ़र कर दो किसी और जेल में, डिपार्टमेंट में। और ज़ू हर दिन जेल से बाहर जाता था, मतलब अपने घर जाता था, लेकिन अभी तक मरा नहीं वो। सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो जेलर्स भी काफ़ी प्रभावित हुए थे इससे। ज़ू बोलता है, "आप बहुत इंजर्ड हो सीनियर कॉन्ग।" कॉन्ग बोलते, "कुछ नहीं है, ये तो ठीक हो जाएगा।" तुम जेलर बन चुके हो? ज़ोबी बोलता हाँ। तो फिर वो ये बोलते हैं कि जब मैंने उसी समय सुना था ना कि तुम्हें पैलेस लॉर्ड का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, तभी मैं समझ गया था। तभी एक अच्छा तो ये कोल्ड वॉइस कि तुम क्या जानते थे? ये लेवल 9 के ऊपर से आ रहा था। एग्ज़ैक्टली पैलेस लॉर्ड की वो ऑरा थी, वो आवाज़ थी। सभी लोग उस आवाज़ को सुनते ही रिस्पेक्ट दिखाने लगते हैं कि वेल मेट पैलेस लॉर्ड। ज़ू भी सेम करता है और सीनियर कॉन्ग तो काँप जाते हैं और वो भी रिस्पेक्ट दिखाते हैं। और ज़ू देखता है कॉन्ग नॉर्मली किसी से डरते नहीं थे, लेकिन आज डर रहे थे। उनके पसीने छूट रहे थे। लोग पूरा शांत हो जाते हैं। आवाज़ आती है कि जैसा तुम्हारा कल्टीवेशन पेस है, तुम इस मतलब डुअल फेस को एक तलवार में पकड़ सकते थे। तुमने 2 अटैक क्यों यूज़ किया? लोग बोलते हैं कि तुम इस जनरेशन के टॉप चोज़न वन हो। यही है, बस तुम एरोगेंट बन चुके हो। और फिर वो आवाज़ ज़ू की तरफ आती है कि तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए अभी तक और अपने कल्टीवेशन पे तुम्हें काम करना चाहिए। तुम्हारे अंदर में तो है ना डी-132, मतलब तुम कंट्रोल में तो हो उसके, और अगर तुम इतने स्किल्ड हो तो मैं तुम्हें यूनिट सी में भेज देता हूँ फिर। देखो ऑब्वियसली यार डी से तो ऊपर लेवल का ही है ना सी। ज़ू समझ रहा था कि पैलेस लॉर्ड थोड़े गुस्से वाले हैं, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट है। कॉन्ग तो एकदम मुंडी नीचे ही झुका के रखते हैं, कुछ बोलते भी नहीं, कहीं देखते भी नहीं। फिर वो जो पैलेस लॉर्ड की औरा थी, जो उनकी आवाज़ थी, बोलो उनका जो एक औरा प्रकट हुआ था, वो कॉन्ग की तरफ फिर से देखता है कि मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा था। कॉन्ग फिर बोलते हैं कि ये जो डुअल फेस कल्टीवेटर है, इसके पास है हाफ ब्लड हैंडमेडन्स वाला कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन था। तो मतलब उस चक्कर में मैंने एक दूसरा अटैक कर दिया था ताकि मतलब ये कुछ ऐसा कर ना पाए। हाफ ब्लड्स मतलब कि बेसिकली इंसानों और नौ इंसानों, मतलब दूसरी प्रजातियों के बीच में जब संबंध बनता है तो जो लोग होते हैं। फिर भी पैलेस लॉर्ड बोलते हैं तुम्हारा बैटल एक 7 प्लेस कल्टीवेटर से ही हो रहा था ना, 7 पैलेस। तो फिर भी तुम इंजर्ड हो गए। तुम क्या कर रहे थे? मतलब तुम अपनी पर्सनल अथॉरिटी यूज़ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कॉन्ग के पसीने और छूटने लगते। पैलेस लॉर्ड सवाल पूछ रहे थे तो बोलना तो पड़ेगा। तो ये बोलते हैं कि हाँ, क्रिमिनल्स के और फ्रेंड्स भी थे, कुछ तो भाग गए। हालाँकि वो वांटेड लिस्ट में नहीं थे, कुछ को मैंने मार भी दिया। पैलेस लॉर्ड उसके बाद सीढ़ियों पर जाने लगते हैं वापस। फिर जाते-जाते कहते हैं लेकिन तुमने मिशन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगा। 7 दिनों के लिए तुम्हें लॉकअप किया जाता है। उसके बाद पैलेस लॉर्ड गायब हो जाते हैं। ज़ू थोड़ा-सा सहानुभूति की तरह कॉन्ग की तरफ देखता है। ज़ू को लग रहा था यार पैलेस लॉर्ड ये थोड़ा ज़्यादा नहीं कर रहे हैं सीनियर कॉन्ग के खिलाफ। कॉन्ग बोलता है यार मुझे बस इस जो क्रिमिनल है उसको ड्रॉप करके भाग जाना चाहिए था, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। तो 2 जेलर आते हैं, डुअल फेस को ले जाते हैं, उसके बाद कॉन्ग को भी, और उनको भी जेल में बंद कर देते हैं। अब ज़ू को समझ में आता है अच्छा तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। ये जगह वैसे फिर भी बेहतर है कि हाँ, बोल भी रहे थे ना बिग ब्रो चेन कि ज़ैंग शियून के ग्रैंडफ़ादर 4 ऑनर गार्ड्स में से एक है, लेकिन वो फ़ेवरेटिज़्म नहीं कर पाते हैं, मतलब जो ज़ैंग शियून की तरफ कुछ, क्योंकि पैलेस लॉर्ड इतने तगड़े हैं भाई, इतने डिसिप्लिन वाले हैं, कोई कहाँ से अपनी मनमानी चलाएगा नीचे वाला बंदा। अब वैसे ज़ू के दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी, जो सर इंकवेल ने बोला था, ख़ास करके वो गॉड का जो क्लोन है, क्या सच में जेल की गहराइयों में उसे मतलब बंदी बनाया गया, सील्ड किया गया है? लेकिन उसे मालूम था इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं।
ये अपने स्वॉर्ड पवेलियन में आ चुका था और 5वें हेवनली पैलेस पर फोकस कर रहा था। इसके हिसाब से 5 और 6 दिन लगेंगे, 5 से 6 दिन ये पूरी तरह से बन जाएगा। और उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी कि इस 5वें पैलेस में क्या मैं ब्लू ग्रीन ड्रैगन को रखूँ मतलब या किसको रखूँ? एक आपको कोर देना पड़ता है ना उसको सपोर्ट के लिए। क्योंकि देखो इसको 4 हेवनली पैलेसेस थे, चारों बहुत अच्छे थे। इसमें पावरफुल चीज़ें थी। ब्लू ग्रीन जो ड्रैगन है वो एवरेज है मतलब अच्छा है लेकिन अलग लेवल पे नहीं है, बहुत खतरनाक लेवल पे नहीं है। जैसे कि इसके अंदर में एक सपोर्ट के लिए आप अपना इंपीरियल क्लास टेक्निक भी रख सकते हो। तो फिलहाल ये कुछ सोचता है और प्लम्बडा को एक मैसेज भेजता है, सीनियर क्या आप हैं? जवाब आता है नहीं। ज़ू फिलहाल थोड़े और समय बाद जवाब का वेट करता है बट फिलहाल कुछ नहीं आता। इसको लगता है प्लम्बडा का टोन थोड़ा अलग था लेकिन इसको नहीं पता था क्या चल रहा है। इसको लगता है कहीं मैंने उनका गुस्सा तो नहीं कर दिया। फिर ये मास्टर फिफ्थ को मैसेज भेजता है कि इंपीरियल क्लास टेक्निक को मैं यूज़ कर सकता हूँ हेवनली पैलेस में। ये सुन करके आता है कि एक जवाब, क्या तुम्हें प्लम्बडा ने नहीं बताया इन चीज़ों के बारे में? क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने बोला था प्लम्बडा को इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कि तुम इंपीरियल क्लास टेक्निक को गोल्ड कोर बना सकते हो। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले देखा था मतलब वो पूरा अच्छे से नाम लेती थी आर्च इमॉर्टल प्लम्बडा कि वो अपने फ्रेंड्स से बात कर रही थी इसी सब्जेक्ट पर। क्योंकि देखो उसको तुम एज़ अ कोर रख सकते हो लेकिन इंपीरियल क्लास टेक्निक थोड़े अलग होते हैं। उसके लिए कुछ अलग मेथड यूज़ करना पड़ता है। जिसके लिए इवन प्लम्बडा 2-3 सेक्ट भी गई थी घूमने के लिए। कुछ मनी वगैरह भी दे रही थी ताकि वो तुम्हारे लिए इन चीज़ों के बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। मतलब अगर तुम फेल भी हुए तो तुम्हारे बॉडी पर बैकलैश नहीं आना चाहिए। अब ज़ू को ये नहीं समझ में आता कि प्लम्बडा इसके लिए इतना क्यों कर रही है। थोड़ा नर्वस भी फील करता है, दिमाग लगाता है। फिर बोलता है सीनियर आप। तभी उधर से जवाब आता है, तुम कौन हो? ज़ू बोलता है मैं ज़ूके। तो ये बोलती है अच्छा वो तो मुझसे छिपते रहता है, स्वॉर्ड पवेलियन में जाके बैठा है और मुझसे फिर कभी मिलने नहीं आया। ज़ू को समझ में नहीं आता इसका क्या जवाब दे। तो ज़ू बोलता है मास्टर फिफ्थ ने मुझे बताया, मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ सीनियर इन चीज़ों के लिए। अब जो जवाब आता है प्लम्बडा का थोड़ा कोल्ड आता है। फिर वो बोलती है तुम्हारा 5वां हेवनली पैलेस लगभग कंप्लीट होने वाला है राइट? जिस दिन पूरी तरह से मटेरियलाइज़ हो जाएगा वो मुझसे मिलने आना। तुमने जो लास्ट टाइम वो ऑस्मेंथस केक लाया था साउथ पार्ट से सिटी के, मुझे काफ़ी पसंद आया था। ज़ू को अब थोड़ा अच्छा लगता है और ऑस्मेंथस केक याद रख लेता है अपने दिमाग में कि मैं फिर से ले जाऊँगा। अब ज़ू जहाँ पर बेनिफैक्टर का नाम लिखता था ना जिन लोगों ने इसके साथ अच्छा किया है, वहाँ पर अपने बाम्बू स्लिप में प्लम्बडा का भी नाम लिख लेता है। और उसके दिमाग में ये भी था कि मिलिट्री क्रेडिट्स कैसे कमाऊँ क्योंकि इसे बहुत से सारी चीज़ें खरीदनी भी थी। हालाँकि देखो जेलर है ये तो हर महीने कुछ ना कुछ मिलता है लेकिन आपको और ज़्यादा कमाना है भाई तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, मिशन वगैरह एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और वैसे मिशन भी इसको नहीं मिल रहे थे। मिशन थे भी तो नासेंट सोल के कल्टीवेटर वगैरह के लिए थे। समय गुजरते जाता है। ज़ू एक दिन अपनी आँखें खोलता है। उसको लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। क्या पैलेस लॉर्ड मुझसे फिर से पूछेंगे आज की D-132 मेरे कंट्रोल में है कि नहीं? ज़ू को लग रहा था उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई। क्या चल रहा है? क्योंकि कभी भी ये कुछ कोई भी चीज़ नहीं बोलता है लेकिन अब इससे लग रहा था ये बोल रहा है। फिर से समझ में आता मैं D-132 से रिलेटेड चीज़ें ही बोल रहा हूँ। मतलब प्रॉब्लम तभी शुरू हुआ होगा जब मैं वहाँ पर जाना शुरू किया हूँगा। फिर से याद आता कि चिनपोली ने क्या कहा कि जब तुम्हें लगेगा कि तुम सब चीज़ जान चुके हो, तभी तुम्हें लगेगा कि नहीं तुम्हें और भी चीज़ें ढूँढना पड़ेगा, और भी गहरा रहस्य है। अब सबको ये समझ में आता है कि D-132 इसको प्रभावित तो कर रहा है। तो फिलहाल ये बाहर निकलता है। मतलब धूप वाला मौसम भी नहीं था लेकिन बारिश भी नहीं हो रहा था, बीच वाला मौसम था। धूप और बादल थोड़े बहुत थे। फिर से अपने करेक्शन डिवीज़न में जाता है और दोनों को इसमें आदेश देता है, पैट्रियार्च को भी और शैडो को भी, कि आज से तुम लोगों को हर एक चीज़ रिकॉर्ड करना है। दोनों मान लेते हैं लेकिन दोनों सरप्राइज़ थी कि ऐसा क्या हो गया? पैट्रियार्च खास करके पूछते हैं। तो ज़ू बोल देता है देखो मुझे ऐसा लग रहा है कोई बाहरी पावर मेरा दिमाग के साथ खेल रहा है, मेरे याददाश्त के साथ। तो फिलहाल ज़ू मतलब लेवल 57 में पहुँचता है, देन 132 जो उसका सेल ब्लॉक था वहाँ पहुँच जाता है। अब ज़ू अंदर जाता है तो वो लड़का फिर से प्रकट होता है। थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, ज़ू उसकी तरफ देखता है। रॉक डेविल के पास जाता है, फिर वो खोपड़ी को देखता है और वो खोपड़ी ज़ू को अलग एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। ज़ू पूछता है आज इतना शांत क्यों? तो खोपड़ी बोलते हैं कि तुमने कभी देखा एक जिंदा इंसान किसी मरे से बात करे? ज़ू बोलता है हाँ मैंने देखा है। खोपड़ी और अचंभित हो जाता है। ज़ू बोलता है सीरियस होके मैंने देखा नहीं है, मैं अभी बात कर रहा हूँ उसी से। खोपड़ी की फट जाती है। फिर ज़ू आगे बढ़ता है पेंट वाले बंदे की तरफ देखता है, यानी सर इंकवेल की तरफ, और कहता है जितनी भी चीजें तुमने मुझे बताई है पहले वो फिर से रिपीट करो नहीं तो तुम मारे जाओगे। और ज़ू की परछाई तेजी से आगे बढ़ती तो इंकवेल फिर से बताना शुरू करती। मेमोरी तगड़ी थी तो हर एक चीज बताते हैं। ज़ू सब चीज सुनने के बाद आके बैठ जाता है दरवाजे के पास और मेडिटेशन में लग जाता है। तो फिलहाल ऐसी कोई घटना नहीं घटती है। स्वॉर्ड पवेलियन के लिए भी निकल जाता है शाम में, वहां पर भी कल्टीवेशन करता है और फिर बोलता मास्टर फ्री स्पिरिट। और फिर फ्री स्पिरिट जितने भी चीजें रिकॉर्ड किए थे ना वो पूरा इसे दिखाते हैं। उसमें हर चीज रिकॉर्ड थी, जैसे कि इंकवेल ने क्या बोला था, जो भी चीजें। अब शैडो भी रिकॉर्डिंग दिखाता है। ज़ू को लगता है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ क्या, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर से रिकॉर्डिंग देखना शुरू करता है और उसका ध्यान जाता है इंकवेल पर और आवाज आती है। इंकवेल ऐसा कांपते हुए बोलते हैं कि एक्सॉल्टेड सेलर, आपको पता है D-132 में कितने लोग लॉक्ड अप? वही पूरी चीजें कि अब मैं नहीं बताता आपको ये चीजें, लेकिन परछाई मुझे खाने वाला था इसलिए मैं आपको ये चीजें ये रहस्य बता रहा हूँ, मुझे माफ करिएगा। और जहां पर वो माफी मांग रहे थे ना इंकवेल,
उस चीज़ को ज़ू बार-बार सुनता है लूप में लगा कर के और फिर बोलता है मास्टर फ्री स्पिरिट, लिटिल शैडो, ध्यान से सुनो ये बंदा क्या कह रहा है। और तुम ये चीज़ बताओ मुझे कि ये इंकवेल क्या मुझसे बात कर रहा है जब ये चीज़ें बोल रहा है तो? तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट एकेए मुसाफिर विदा लेता हूँ।